नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 81वीं कड़ी में 81वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज का एक बड़ा विशेष दिन है। और आज ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है महत्वपूर्ण दिन है कि 24 अप्रैल को प्रत्येक साल मतलब हर साल केंद्रीय सरकार द्वारा जो इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस पंचायती व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष, मैं कहूँगा कि एक विशेष महत्ता दी गई है कि जो पंचायती व्यवस्था भारत में लागू है उसके लिए एक दिन इसके लिए पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर में जाके जहाँ की पंचायती राज व्यवस्था जल्दी वैसे तो बहुत दिनों से पंचायती राज व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं, अब वहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो वहाँ से वो इस दिवस को मनाने के लिए अपना भाषण भी कर रहा है और तमाम घोषणाएँ भी वहीं से करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आज ये जो पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मैं आपको थोड़ी वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार मैं इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर आपको स्मरण कराऊंगा, मतलब याद दिलाऊंगा। और वो स्मरण यह है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वें संशोधन से ये लागू हुआ। संविधान में जो 73वां संशोधन है और 73वां संशोधन तो लागू हुआ संविधान में संशोधन तो हुआ 1992 में, लेकिन ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। तो इसीलिए 24 अप्रैल को ये माना जाता है कि जो संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था है वो 24 अप्रैल को लागू हुआ। तो इसलिए 24 अप्रैल का महत्व है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि इसके पहले पंचायती व्यवस्था नहीं थी। राज्यों की अपनी अपनी पंचायती राज व्यवस्था थी। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में तो 1947 से पंचायती राज व्यवस्था थी। करीब करीब हर राज्यों का अपना एक पंचायती राज व्यवस्था था और उन राज्यों ने अपने लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने अपने कानून बना रखे थे। लेकिन 73वें संशोधन के द्वारा जो संविधान में किया गया और जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, उसके द्वारा पूरे देश में एक जैसा पंचायती राज व्यवस्था कायम कर दी गई। तो इसलिए 24 तारीख महत्वपूर्ण है। और 2004 में केंद्र सरकार में ये विषय नहीं था, तो जब से संविधान में चूँकि संशोधन हो गया था और केंद्र सरकार की भी पंचायती राज व्यवस्था में जिम्मेदारी है, क्योंकि ये राज्यों का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य का विषय है, तो इसलिए राज्य अपने ढंग से करते रहते थे। लेकिन चूँकि संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई 73वें संशोधन द्वारा, तो केंद्र में भी एक 2004 में एक पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई। तो अब पंचायती राज केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को देखता है। और राज्यों में तो बहुत पहले से ही पंचायती राज मंत्रालय है और पंचायत के संबंध में राज्य सरकारें अपना व्यवस्था बहुत पहले समय से चलाती आ रही। अब ये जो पहली बार जो पंचायती राज दिवस जो मनाने की घोषणा की गई, तो 2010 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में पहले केंद्र सरकार ने इसको, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया। फिर 2011 से ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अब हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और तब से लगातार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये पंचायती राज दिवस मनाने का ये उद्देश्य है। और इस दिन प्रधानमंत्री, पिछले बार भी प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, पिछले बार भी हम लोगों ने इसको चर्चा किया था और जो उन्होंने संबोधन किया था उसके बारे में चर्चा किया था। और आज भी प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहा है
और इससे प्रत्येक राज्य भी अपने अपने ढंग से इसको जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके अनुरूप अपने यहाँ पंचायती दिवस को अपने ढंग से उसमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 24 ये महत्वपूर्ण दिवस है। लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना व्यक्तिगत ये मत है कि मैं जो ये पंचायती केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने का जो घोषणा किया जा रहा है, मैं इस जो तरीका है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, आखिर में ऐसा तो नहीं था कि पंचायती राज व्यवस्था पहले नहीं थी। हमारे देश में आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पंचायती राज व्यवस्था थी। उसके बाद भी राज्यों ने अपने अपने ढंग से पंचायती राज व्यवस्था चलाई। ये अलग बात है कि ये संविधान द्वारा पहली बार 24 अगस्त 1993 को लागू हुआ। तो संविधान द्वारा केवल पंचायती राज संविधान को लागू कर देने से इस पंचायती राज व्यवस्था का ठीक है कि ये महत्व बढ़ा पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था ये का दिन यही बहुत महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ठीक है 24 को संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ, संविधान द्वारा उसके गठन के अधिकार संविधान ने पंचायती राज व्यवस्था को बहुत से अधिकार दे दिए, तो ये अधिकार दिवस के रूप में तो मनाया जा सकता है। लेकिन पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाने का मेरा मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि इससे लगता है कि जो कुछ पंचायती राज व्यवस्था में आया है वो 24 अप्रैल से ही 1983 से ही पंचायती राज व्यवस्था आया है। इसलिए लगता है इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। तो ये कि उसका संदेश जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है, बल्कि ये अगर ये पंचायती राज अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता तो ज़्यादा उपयुक्त होता। दूसरी बात यह है कि जो मनाने का तरीका केंद्र सरकार मनाती है, प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करते हैं, अपना भाषण देते हैं, अपनी तमाम बातें बताते हैं। ये अगर ये पंचायती राज के लागू होने से अधिकार किसको मिला? पंचायती राज से गांव-गांव के में ये अधिकार को मिला कि गांव-गांव में पंचायतें सशक्त हुई, संवैधानिक रूप से सशक्त हुई। पहले भी उनको थोड़े बहुत जो अधिकार थे वो कानून द्वारा मिले थे, लेकिन संविधान द्वारा ये एक तरह से ग्राम पंचायतों को अधिकार मिला। तो ये एक तरह से गांव के लोगों को एक संविधान ने एक ताकत दिया, उनको आज़ादी दी, जो एक व्यवस्था के अंतर्गत वो राज्य सरकार के व्यवस्था के अंदर चलते थे, वो अब एक संविधान की व्यवस्था के अंदर चलने लगे। तो ये अगर मनाना ही था ये दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो इसको मनाना चाहिए, हर गांव में मनाना चाहिए। हर ग्राम पंचायतें अगर पंचायत दिवस को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस नहीं बल्कि हर ग्राम पंचायत इसको पंचायत दिवस के रूप में मनाता तो ज़्यादा उसका व्यापक असर होता। गांव-गांव तो लोग पंचायत के बारे में समझते। अब ये क्या, अब चूँकि राष्ट्रीय पंचायत के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं कर देंगे, कुछ नई नई स्कीमें लागू कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, कुछ योजनाएं दे देंगे, इससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि ग्राम पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, ग्राम पंचायतों का क्या ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कितना उनका मोटिवेशन होना चाहिए, किस तरह से उनको उनके अंदर जो दायित्व दिया गया उनका पालन करना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री के कह देने से वो तो ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ज़मीनी धरातल पर जब तक नहीं उतरेंगे वो नहीं होगा। और ज़मीनी धरातल पर उतरने के लिए जब तक पंचायत स्तर पर इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक ये पंचायती दिवस को कैसे जो आप सोचते हैं वैसा सशक्त कैसे हो पाएगा। और इस अवसर पर बहुत से आपने कुछ गाँव को पुरस्कृत कर दिया, कुछ को सम्मानित कर दिया, तो एक शो, ज़्यादा मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस में एक शोबाजी तो हो सकती है, लेकिन जो ग्राम पंचायतों को संविधान ने जिस तरह से सशक्त किया और जिस तरह से उनको आज़ादी दी, उन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासी संस्थाएं जिस तरह से ग्राम पंचायतों को बनाने का संविधान ने जो व्यवस्था दी, वो जब तक गांव के लोग इसमें अपनी भागीदारी नहीं करेंगे और गांव के लोगों को पूरी तरह से मौका नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये कैसे आप राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने से इसका क्या लाभ मिल जाएगा? योजनाओं का लाभ तो योजनाएं तो सरकार देती रहती है। सरकार का काम ही क्या है? सरकार का हमेशा कुछ न कुछ कहीं जहाँ दिवस नहीं मनाया जा रहा जिन विभागों में, वहाँ भी सरकार योजनाएं देती रहती हैं। तो योजनाओं को दे देना, कुछ पैसे बांट देना गाँव में कुछ, तो ये इससे पंचायती राज व्यवस्था का कोई वो जो जिस दृष्टि से हम लोग सोच रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।
हम लोग जो कहते हैं कि गांव पंचायतों को आप विभाग की तरह से नहीं करिए, ये जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में अगर आज मना रहे हैं कोई भी केंद्रीय सरकार, तो वो तो बिल्कुल लग रहा है कि केंद्र सरकार का एक एक्सटेंशन है, एक विभाग है, जिसके लिए कि जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विभाग के लिए घोषणा दिवस में कुछ घोषणा करते हैं, पर्यावरण के दिवस में घोषणा करते हैं, उसी तरह बहुत सारे दिवस में प्रधानमंत्री घोषणा करते रहते हैं। उसी तरह से पंचायत राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में कुछ घोषणाएं कर देंगे, जैसे कि ये भी एक विभाग के रूप में वो ग्राम पंचायतें काम करी हैं। जबकि हम लोग कहना है कि ग्राम पंचायतें विभाग नहीं है, वो एक स्वशासित संस्था है, स्वशासी संस्था है, बल्कि वो गांव सरकार है। जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से ग्राम पंचायतें एक तरह से सरकार है, उनके पास अधिकार है, वो अपना खुद व्यवस्था खुद चलावें, खुद अपने अधिकारों का आप अनुकूल वो जो भी ज़रूरतें हैं अपने अधिकारों को पालन करने के लिए उस तरह के नियम बनाएं। उनके वित्तीय संसाधन पहले से व्यवस्था है ही फाइनेंस कमीशन द्वारा, उन वित्तीय संसाधनों का उपयोग करें, अपना खुद ऑडिट करावें, और अब जैसे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ऑडिट होता है उनका, उसी तरह से अपना ऑडिट कराएं और अपने गांव की ज़रूरतों के हिसाब से अपने ग्राम पंचायत को विकसित करें। ये नहीं कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार अपने गांव में कोई योजना चलाए, बल्कि अपने गांव में जो ज़रूरत है उनकी, हर गांव की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसके हिसाब से वो अपने गांव को बनाए। दूसरी बात है कि जब अपने ढंग से वो सब काम करेंगे, जब सारे जातियों के लोग मिलकर फैसले लेंगे, तो उनमें एक प्रेम की भावना बढ़ेगी, सामाजिक समरसता आएगी, उनमें अंदर एक नए नए निर्णय लेने की क्रिएटिविटी पैदा होगी, और बहुत सारे जो गांव की जो सभ्यता और संस्कृति है और जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है उसमें भी तारतम्य बैठेगा, और गांव की सभ्यता विकसित होगी और उससे भारत की सभ्यता विकसित होगी। तो ये व्यापक जो दृष्टिकोण है, हम लोग गांव सरकार की जो चर्चा करते हैं, वो अगर वो ग्राम दिवस हर ग्राम पंचायतें बनाती तो ये सारे तथ्य उभर के आते हैं, लोग आपस में चर्चा करते, उसको समझते। अब ये तो ग्राम दिवस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बन गया, इधर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, और तमाम लोग उनके जो पार्टी के नेता हैं वो कल से कहने शुरू हो गए कि देखिए गांव के लिए ये सुविधा दी गई, गांव के लिए ये सुविधा दी है, प्रधानमंत्री गांव के बारे में देते कितने चिंतित हैं। लेकिन ये सारी चिंताएँ और सारी व्यवस्थाएँ, ये सारी योजनाएँ, वो जैसे तमाम योजनाएँ कागज पाती हैं, वैसे ये भी योजनाएँ कागज पर जाएंगी। गाँव तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्या क्या बीच में अड़ंगे होंगे, वो जैसे सरकारी योजनाएं चलती हैं उसी तरह से ये भी योजनाएं चलेगी। तो गांव के ये जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस का जो मनाने का इस तरह से केंद्रीकृत ढंग से एक जगह से वहाँ से मनाने से, दिल्ली से और प्रधानमंत्री के स्तर से जो मनाने का ये जो दिवस है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं लग रहा है। उपयोगी तब होता है जबकि हर ग्राम पंचायत अपने ढंग से गाँव पंचायत दिवस के रूप में या ग्राम दिवस के रूप में अगर पंचायती राज ग्राम दिवस मनाती, तो ये सब ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा गांव में एक संदेश जाता और इसका फ़ायदा गांव-गांव में लोगों को ज़्यादा मिलता। और जब वो जो संविधान की जो मंशा है उसके वो पूरा होता है। इस तरह तो संविधान का मंशा नहीं पूरा दिखता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कि एक ग्राम पंचायत विभाग है और ग्राम पंचायत विभाग ही इस चीज़ को सरकारी विभाग के रूप में इसको कर भी रहा है, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए मैं नहीं समझता कि होगा। तो ये तो रहा आपको आज के राष्ट्रीय पंचायत दिवस के बारे में। मैंने सोचा कि आज का 24 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिवस है, मैंने बता दिया, मैंने अपनी राय भी जाहिर कर दी और ये भी बता दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये एक केंद्रीकृत ढंग से मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसको पंचायत दिवस के रूप में मनाए जाने का बहुत कोई बड़ा औचित्य नहीं है, बल्कि इसको गांव-गांव में मनाना चाहिए था ग्राम पंचायत दिवस के रूप में। अब जैसा कि मैं पिछले कई कड़ियों में आपसे बात करता रहा हूँ कि हर बार मैं पिछले कड़ियों में मैं एक तुलनात्मक आपसे के सामने रखता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था अन्य राज्यों में कैसा है और उत्तर प्रदेश में कैसा है। आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल के जो ग्राम पंचायत है वो उसकी क्या स्थिति है, तो और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं, फिर भी वो जब मैं तुलनात्मक करता हूँ तो एक बार स्मरण दिला देता हूँ ताकि उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको स्मरण हो जाए और उसके तुलना में दूसरे राज्यों में क्या है।
तो पहली बात तो आप ही जान लीजिए कि जो पहला तो ये है कि ये जो ग्राम सभा है ना हर राज्यों में, उत्तर प्रदेश में इसको उत्तर प्रदेश में ये जो ग्राम सभा है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उसको बोलते हैं ग्राम सभा को उन्होंने ग्राम कर दिया। तो ये एक अंतर है कि ग्राम सभा वहाँ नहीं बोलते हैं, बल्कि वहाँ ग्राम बोलते हैं। वहाँ भी ग्राम पंचायत है। वहाँ पहले तो 4 स्तरीय, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था थी। लेकिन जब संविधान की जो व्यवस्था आई उसके बाद उन्होंने भी, चूँकि वही संवैधानिक व्यवस्था थी, तो उन्होंने भी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई और गांव का स्तर का जो है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, और ब्लॉक के स्तर को उसको पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरा वो जिला पंचायत को वो जिला परिषद के नाम उन्होंने दे रखा है। तो वहाँ एक तरह से त्रिस्तरीय उन्होंने बनाया। पहले पश्चिम बंगाल में 1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत राज अधिनियम था 1973 का, लेकिन संविधान में जब 73वां संशोधन आ गया तो उसके बाद उन्होंने अपने उसके अनुरूप संशोधित करके, बहुत सारे संशोधन करके उसके अनुरूप कर दिया। अब उस संशोधन में ग्राम पंचायत उनके यहाँ भी है, तो हम आप उसी अधिनियम में, एक ही अधिनियम में उन्होंने ग्राम पंचायत भी रखा है, पंचायत समिति की व्यवस्था भी रखी है, और अपने जिला परिषद या जिला पंचायत की उसकी भी व्यवस्था उन्होंने अपने उसी कानून में, पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम 1973 में, तीनों एक ही कानून में उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। जबकि मैं बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के पंचायती राज अधिनियम 1947 अलग है, इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में है, और बाकी उनके लिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग कानून है। तो ये एक अंतर हुआ। वहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो पंचायत सदस्य हैं, वो पंचायत सदस्य कम से कम एक ग्राम में उन्होंने मिनिमम रखा है 3 और अधिक से अधिक 14। तो इसका मतलब वहाँ पंचायत सदस्य एक तरह से संख्या कम है, 3 और 14, मैंने कम से कम 3 और 14, और उसके अनुपात में वो क्षेत्र से चुने जाए। प्रधान वहाँ जो प्रधान है, वहाँ वो उनके ग्राम के प्रधान को ग्राम प्रधान वहाँ चुने जाते हैं। प्रधान जी को बोलते हैं प्रधान और उप प्रधान, तो वहाँ चुने जाते हैं। और ये प्रधान और उप प्रधान क्यों चुने जाते हैं, वो ये जो पंचायत के सदस्य हैं जो 314 के बनाए में बताया, इन्हीं लोगों द्वारा वो चुने जाते हैं, और इन्हीं लोगों द्वारा अगर हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको, यही लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको हटा सकते हैं। वहाँ पंचायत सदस्यों के बारे में एक जो ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सदस्य जो है, जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं 3 और 14, उनको हटाने की जो व्यवस्था है उसके बारे में वहाँ सरकार को एक अधिकार दिया गया है कि सरकार के अधिकारी उनको हटा सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है। एक प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया से अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उनको हटा सकते हैं। तो ये एक नया प्राविधान है। ऐसा प्राविधान तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, और बहुत राज्यों में नहीं है कि अधिकारी ग्राम पंचायत सदस्यों को हटा सकें। तो ये एक नई चीज़ वहाँ आपको ये देखने को मिले बंगाल में। और बंगाल में जो वहाँ जो प्रधान को है अधिकार हैं, वो एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब मुख्य जो कार्य अधिकारी है वो प्रधान है, और उसके अंदर में सचिव है, ग्राम सचिव। और जो ग्राम सचिव है वो कार्य जो वहाँ का ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है समझ लीजिए, उसका प्रमुख माना जाएगा सचिव है, और पूरे ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वो एक तरह से ग्राम प्रधान है। और जो सारे अधिकार वहाँ ग्राम पंचायतों को दिए गए, जैसे ग्राम पंचायतों को सारे अधिकार दिए गए, और जो अधिकारियों को कमी नहीं है, जैसे अधिकार बंगाल में भी बहुत अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए, लेकिन जैसा कि हर जगह है कि जो सारे अधिकार जो ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, ये अधिकार का उपयोग ग्राम पंचायतें कोई शासन के निर्देशों के अधीन या जो नियमावली बन गई या शासन के आदेश के अधीन वो उपयोग करते हैं। तो एक तरह से उन पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों पर तो अधिकार तो बहुत है, लेकिन नियंत्रण राज्य सरकार का है। राज्य सरकार जैसे निर्देश देती है उसी निर्देशों के अनुरूप वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वहाँ ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि वो अपने लिए अन्य कर्मचारी भी रख सकते हैं,
और ये कर्मचारी वहाँ अपना अपना कर्मचारी नियुक्त करते हैं। लेकिन उस कर्मचारियों को नियुक्ति के में वहाँ के सचिव और कर्मचारी जो है वो ग्राम प्रधान के नियंत्रण में रहते हैं, प्रधान के नियंत्रण में रहते हैं। तो एक अच्छी बात है ताकि कर्मचारियों पर कम से कम उनका नियंत्रण हो। तो इस नियुक्ति तो वह बहुत से कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार ग्राम पंचायत खुद है, लेकिन सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार का वो एक प्रतिनिधि के रूप में गांव में नियुक्त रहता है। तो ये उसका सेट अधिकार हो गया और ये हुआ। और वहाँ एक और विशेषता ये है कि वहाँ चौकीदार की नियुक्ति करने का या सुरक्षा के लिए ग्राम के जो व्यवस्था है वो उसकी सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, ग्राम पंचायत के प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान बनाया गया है। मतलब इसे अधिनियम के अंतर्गत है कि वो चौकीदार की नियुक्ति कर सकते हैं और चौकीदार को बहुत से अधिकार भी दिए गए। और ये एक विशेषता ये मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने जिन राज्यों के बारे में आपसे चर्चा की उसमें किसी राज्य में ये चौकीदार को नियुक्त करने के लिए और कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला। यहाँ बंगाल में चौकीदार नियुक्त करने का है और चौकीदार को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और यहाँ तक कि कुछ मामलों में उसे गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया। तो यद्यपि वो ग्राम प्रधान के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ मामलों में वो लोगों को अगर कोई आपराधिक मामला कोई अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से। तो ये एक बड़ी एक नया चीज़ देखने को मिला। और अगर वो अधिकार है तो ये बंगाल में अगर इसका सही उपयोग होता तो ठीक है, लेकिन अगर इसका मैं नहीं जानता कि कितना इसका सही उपयोग होता है। चौकीदार की नियुक्ति अगर ग्राम पंचायत करती है और उसको प्रधान करता है तो प्रधान को अगर अधिकार है और वो उस चौकीदार को गिरफ्तार करने का अधिकार है तो उसका प्रधान किस तरह से उपयोग करता होगा ये अपने देखने और समझने की बात है। तो ये एक नई बात वहाँ है। और एक महत्वपूर्ण बात वहाँ और देखने को मिली है पंचायत में कि वहाँ न्याय पंचायत की भी व्यवस्था है और वो न्याय पंचायत हर गांव में एक न्याय पंचायत का व्यवस्था है और 5 सदस्य जो है जैसे चुने जाते हैं, प्रधान जैसे चुने जाते हैं वैसे 5 सदस्य जो है न्याय पंचायत के चुने जाएंगे। और बहुत सारे मामलों में ये गांव के स्तर पर मुकदमे जो है छोटे मोटे मुकदमे न्याय पंचायत स्तर पर निर्णय लेने का भी प्रावधान है। लेकिन एक जो चीज़ हमको और देखने को मिली वेस्ट बंगाल में कि ग्राम पंचायत को भी 4 साल के लिए चुना जाता है, न्याय पंचायत को भी 4 साल के लिए चुना जाता है, जबकि संविधान में जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत को 5 साल के लिए है। और न्याय पंचायत के लिए तो संविधान में व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों ने न्याय पंचायत अपने अनुसार रख लिया है न्याय पंचायत, लेकिन केवल 4 साल का है। लेकिन ये जरूर कर दिया है कि 4 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन जब तक न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत नहीं गठित होती है तब तक वो चलते रहे। यानी 4 साल तक तो वो एक तरह से चुने हुए ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान रहेंगे और सदस्य रहेंगे, लेकिन 4 साल के बाद जो 1 साल का जो समय बचता है वो चुने हुए नहीं रहेंगे, बल्कि वो चलते तो रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वो कार्यवाहक के रूप में चलते रहेंगे। ये व्यवस्था क्यों किया गया ये मेरे भी समझ के परे है। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या व्यवस्था है, या हो सकता है कि इसके पीछे इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आए। उसी तरह न्याय पंचायतों क्यों 4 साल के लिए चुनी जाती हैं, जब पूरा संविधान ने व्यवस्था दे रखा है कि पंचायत 5 साल के चुने जाएंगे। तो ये इसको मैं और गहराई से इसका ज़रा छानबीन करूँगा और कभी किसी मौके बताऊँगा कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि 4 साल के लिए चुने जाएँ। चुनना चाहिए 5 साल के लिए चुना चाहिए। जैसे वहाँ का तो मैंने बताया कि वहाँ 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं कर्नाटक में। तो अब वहाँ 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब 2 साल के चुने जाते हैं, फिर 2 साल के लिए वो चुने जाएंगे, लेकिन यहाँ भी 4 साल के चुने जाते हैं। तो अब ये जो ये 2 साल और 4 साल इसके पीछे जो मंशा है ये कोई लॉजिकल नहीं है। हम राज्यों ने बहुत सारे सभी राज्यों में लगभग राज्यों ने 5 साल किया है, लेकिन एक 2 साल के लिए एक राज्य वो देखने को मिला है, 4 साल के लिए
मुझे वेस्ट बंगाल देखने को मिला। तो इसके पीछे उन लोगों के होश था कि पहले 4 साल के लिए बनती आ रही हो, तो उन्होंने कहा कि जो 4 साल से चलता आ रहा है तो फिर इसको भी 4 साल रखें। ऐसा हो सकता है, ये अभी मैं इसका छानबीन करके इसकी भी चर्चा करूँगा। तो ये वेस्ट बंगाल की ये ग्राम पंचायतों का आपको सामने ये स्थिति आई जो देखने में कि वहाँ में ये 2 भेद आए। अब वेस्ट बंगाल में जो ग्राम पंचायतें हैं, इनमें लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायतें में काफ़ी सशक्त हैं वहाँ। तो सशक्त होने का मतलब ये है कि देखिए, वेस्ट बंगाल में एक बात है कि बहुत दिनों तक एक तरह से कम्युनिज्म का राज था, और कम्युनिज्म का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का राज था बहुत लंबे समय तक। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो काम करने का जो पद्धति है वो है कि वो कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब जो उनका जो टॉप बॉस है, टॉप बॉस का मतलब जो मान लीजिए जो सबसे ऊपर जो बैठा है पार्टी का आदमी, वो चाहता है कि उसकी भी जो विचारधारा है, उसकी दृष्टिकोण है, वही नीचे तक लागू किया जाए। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जिसको डिक्टेटरशिप भी लोग कहते हैं, कि मतलब जो टॉप पर जो आदमी बैठा है उसी की विचारधारा नीचे तक लागू किया जाए। तो जो वेस्ट बंगाल में पंचायतों को सशक्त करने का जो दृष्टिकोण है, जो लोग भी कहते हैं, उसके पीछे यही होगा कि ये जो आपने प्रधान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है, तो मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो उसके अधिकार पूरा अधिकार है। उसको आपने चौकीदार आप नियुक्त कर दिया, उसको अरेस्ट करने का पावर है। और अगर वो मुख्य प्रधान है, और प्रधान कौन किसको चुनेगा, वो प्रधान चुनना है, प्रधान को चुनता कौन है, जो वो 3 से लेकर 14 सदस्य हैं, और 3 से 14 सदस्यों को हटा कौन सकता है, तो उनको हटाने का पावर आपने अधिकारी तक को दे रखा है कि अधिकारियों को भी, अधिकारी भी हटा सकते हैं। तो अगर आप देखिए, वो जो 14 सदस्य हैं, उन सदस्यों को कभी भी जब चाहे जब हटाने की तलवार उन पर लटकती रह गई, तो जो भी अधिकारी है उसके नियंत्रण में वो 14 सदस्य रहेंगे, और वही 14 सदस्य प्रधान चुनेंगे। तो जब वो प्रधान को वही चुनेंगे या प्रधान को वही हटा सकते हैं, तो अगर आपने इन 14 सदस्यों पर या 3 सदस्यों पर, जहाँ 3 हैं, कहीं 5 होंगे, कहीं 7 होंगे, अगर इनको आपने अपने नियंत्रण में रख दिया, तो एक तरह से प्रधान आपके नियंत्रण में आ गए। और जब प्रधान आपके नियंत्रण में आ गया, तो प्रधान के अंडर में सचिव है ग्राम का जो अधिकारी है, वो जो आपका चौकीदार है वो भी ग्राम का अधिकारी है। तो अब वो चौकीदार भी आपके अंडर में है और सचिव भी अधिकारी है। तो विकास के जितने मामले हैं सचिव के माध्यम से होना है, तो वो सचिव वो उसके नियंत्रण में आ गया। सचिव जो कहेगा प्रधान उसको करेगा। और उसी तरह से जो आपराधिक मामलों में वो आपका आ गया वो चौकीदार, जिसको चाहे वो गिरफ्तार कर ले। तो अगर इस तरह से गांव का नियंत्रण तो हो गया, अगर देखा जाए तो इन लोगों ने सीधे न होके घुमा के गांव पर नियंत्रण सरकार का पूरी तरह से कर लिया। तो लोग जो कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में ग्राम पंचायतों का मजबूत हैं, तो मजबूत होने का मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी तरह से ग्राम पंचायतें उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है, ये संविधान की मंशा नहीं थी। संविधान की ये मंशा है कि ग्राम पंचायतें अपने जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के नियंत्रण में सारी ग्राम पंचायतें रहे, ग्राम सभा के नियंत्रण में ग्राम पंचायत रहे, ग्राम पंचायत के नियंत्रण में ग्राम प्रधान रहे, और ग्राम प्रधान जो वही करे जो ग्राम पंचायतें चाहें, और जितने जो कर्मचारी अधिकारी हों वो सब ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में रहे, प्रधान को कोई अधिकार न रहो। तो ये व्यवस्था, इससे क्या होगा कि गांव के लोगों का पूरा का पूरा नियंत्रण रहेगा, और लोकतंत्र इस तरह से मजबूत होगी, जो कि गांव को संविधान की मंशा है कि गांव के लोग अपने हर मामले में अपना नियंत्रण है, किसी के ऊपर से हुक्म और किसी के ऊपर से हस्तक्षेप ग्राम पंचायतों के मामले में नहीं होना चाहिए। तो ये जो मंशा, तो मैं समझता हूँ कि ये मंशा उनकी नहीं पूरी हो रही है। तो ये सशक्त तो है, लेकिन इस तरह आप उनको बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में कर दीजिए। तो वेस्ट बंगाल में एक डेमोक्रेटिक ढंग से जो जितनी संवैधानिक मंशा है, जो कि लोकतंत्र मजबूत हो, ग्रॉस रूट तक आखिरी व्यक्ति की लोकतंत्र में भागीदारी हो,
उस तरह का परिदृश्य नहीं दिखता है कि बंगाल में वैसा परिदृश्य हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गांव सरकार की, वो इस गांव सरकार की इस आंदोलन का ही है कि पूरे देश भर में एक जैसी ये जो ग्राम पंचायतों की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से पूरे से रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसका ऐसा गठन किया जाए कि असली अधिकार गाँव के ग्राम सभाओं में हो, और ग्राम सभाओं में मतलब गांव के प्रत्येक नागरिक में उस व्यवस्था को चलाने का अधिकार निहित हो, वो जैसे चाहें चलाएं, और उसी के अनुरूप ग्राम पंचायतों का अधिकार मिले, उसी के अनुसार प्रधान को अधिकार मिले, उसी के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों को अधिकार मिले। तब ये समझा जाएगा कि गांव में जो पीपुल्स गवर्नमेंट, जो गांव में कहा जाता है ना कि गांव का पीपुल्स गवर्नमेंट, गांव के लोगों की सरकार। मैं गांव की सरकार इसीलिए कहता हूँ कि गांव की सरकार बने, गांव के लोगों की सरकार बने, केंद्र की सरकार का विभाग नहीं, प्रदेश की सरकार का विभाग नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सरकार बने। और ये इस मंशा के लिए हम लोग ये आंदोलन और अभियान चला रहे हैं। चलिए, ये आज ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मैं दिवस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस में राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार करके उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी बातें उनको एक गाँव को इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बना दो, बिजली बना दो, सोलर लाइट लगवा दो, यही केवल ग्राम पंचायतों को गांव सरकार बनाने का उद्देश्य हमारा यही नहीं है कि ये सोलर लाइट लगवा दो, बिजली लगवा दो, खर्जा बना दो, सड़क बनवा दो। ये खाली इतने उद्देश्य नहीं है ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का। ग्राम पंचायतों को गांव सरकार के रूप में जो हम बात करते हैं करने के लिए, ये तो होंगे ही, इससे बहुत ज़्यादा व्यापक गांव का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास गांव का हो, जिसमें कि सामाजिकता भी आवे, नैतिकता भी आवे, वो आध्यात्मिकता भी आवे, लोकतंत्र मजबूत हो, उनमें पर्यावरण सुंदर हो, गांव सुंदर बने, मतलब गांव एक तरह से स्वर्ग बने। ये खाली बिल्डिंग और सड़क ऐसे गांव स्वर्ग तो है। लोगों में द्वेष और घृणा का जो वातावरण राजनीतिक पार्टियों ने फैला रखा है वोट के लिए, वो खत्म हो, बल्कि ये गांव के लोगों को पूरी तरह से अफसरों और नेताओं से कोई मतलब ही नहीं रहे, वो खुद ही अपना गांव चले, जिससे मतलब इनके अफसरों नेताओं के जो गुलामी है उससे गांव मुक्त होकर अपने ढंग से चलाए और अपने ढंग से गांव को स्वर्ग बनाए, ये उद्देश्य है। लेकिन फिर भी चलिए, सरकारी सूत्र में जो लोग बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो अपने विभाग चलाना ही है, तो उस विभाग में कुछ करते रहते हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है। इससे जो है गाँव सरकार का जो धारणा है इसे नहीं पूरा होगा। तो लेकिन फिर भी हम सबको, जो भी अगर आप गांव के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सभी लोगों को, और इस आंदोलन को और हम आगे जैसा कर रहे हैं बढ़ा ही रहे हैं। आप लोगों का जितना सहयोग मिलेगा उतनी तेज़ी से हम लोग उतनी जल्दी गांव सरकार की स्थापना करने में सफल होंगे। धन्यवाद साहब।